Hello students. So today we will discuss three important topic that is called the ideal solution and non-ideal solution and the last one is azeotropes. All three are very important. यदि हम इसको बोर्ड एग्जाम से कंसिडर करें तो तीनों के तीनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है और एजियोट्रोप्स एज अ प्रॉपर डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में भी काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है. सो ध्यान से इसको अच्छे से समझेंगे. द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड द एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एजियोट्रोप्स. ओके. So students, this is the first one that is called the आइडियल सॉल्यूशन. तो पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और जस्ट इसके साथ जैसी ही कंडीशंस जहाँ पर जो एप्लीकेबल होंगी उन कंडीशन को रिवर्स कर देंगे तो वो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो जाएंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन. तो इसकी पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है कि आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ. जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. हाँ, याद रहे, अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, ये चेंज नहीं होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने वही रोल्स लॉ का एक जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था लास्ट में वो ड्रॉ किया हुआ है. इसके अंदर मीन्स जो इस लाइन के ऊपर हमेशा एक लीनियर फॉर्मेशन बनाते हैं जो सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है, जो हमेशा इस लीनियर फॉर्मेशन को फॉर्म करेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस रहेंगे. यदि ऐसा ना हुआ तो नेचुरली वो क्या हो जाएंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन व्हिच ओबे रोल्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक चीज और है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंज इन एंथैल्पी नहीं होता है. चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. यानी कि इसके अंदर एनर्जी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा. नाइदर देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम. ना तो एनर्जी के अंदर चेंज होगा ना वॉल्यूम के अंदर चेंजेस होंगे. डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स. ये सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोप्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन. खास बात ये है कि यदि मुझे इसको ग्राफ से जज करना है, यदि कोई भी सॉल्यूशन इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर ग्राफ दे रहा है तो इट मींस इट इज ए आइडियल सॉल्यूशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा. जो मेजर रोल है यहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यदि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एनी अदर इंटरेक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, नॉट चेंज एट ऑल. ठीक है. इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई भी अदर इंटरेक्शंस जैसे वंडर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हो गया, कोई अदर फोर्सेस डाइपोल इंटरेक्शंस या किसी भी तरह की अदर इंटरेक्शंस यहाँ पर चेंज नहीं होती. दे विल जस्ट लाइक दैट ओनली. उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है. सो ये 5 पॉइंट्स हैं. तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं. ये इनका फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है. दूसरे लेवल पर बात करें कि यहाँ पर डेल्टा एच जो रहेगा उसके अंदर कोई एंथैल्पी चेंजेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. इट विल बी 0. जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा. नो चेंज इन द वॉल्यूम. वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स. एजियोट्रोप्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं. एजियोट्रोप्स हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ही होते हैं. ठीक है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोई भी अदर इंटरेक्शंस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इट विल रिमेन एज इट इज इन द आइडियल सॉल्यूशन. डन. Is the non-ideal solution. Non-ideal solution, as I told you, it is just reverse of the ideal solution. ये ideal solution का just एक reversible part है. तो इसके अंदर देखिए कि क्या होगा. वो ओबे करते थे रोल्स लॉ को, ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते. जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा रखा है. ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ क्या है, एक लीनियर फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहा है. बट वो आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट था. बट ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये ग्राफ या तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा या ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ नजर आएगा. ठीक है. सो यहाँ तक मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि
अगर इन बिटवीन रहता है तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, पर यदि ये ग्राफ बाहर चला गया इससे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये यदि इससे ऊपर की तरफ चला गया तो यानी कि वेपर्स बढ़ गए, वेपर्स क्या हो गए, इंक्रीज इन द वेपर्स। इंक्रीज इन द वेपर्स को समझिएगा कि क्या हुआ कि जितना नॉर्मली जितने एक सॉल्वेंट के अंदर वेपर्स की मैक्सिमम संख्या थी, जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर 400 माना हुआ था, तो ये 400 को भी क्रॉस कर जाएंगे, वेपर्स बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर वेपर्स क्या हो गया 300 से भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। जो हमने एक नॉर्मल सा यहाँ पर एक आइडिया लिया हुआ था कि यदि पीए की वैल्यू हमने फिगर आउट की थी 300 और इसकी वैल्यू क्या फिगर आउट की थी 400, तो वेपर प्रेशर 400 को भी क्रॉस कर जाएगा किसी किसी कंडीशन पे, टेम्परेचर और प्रेशर की, हर पे नहीं। यहाँ तक तो नॉर्मल है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है, इसके बाद पर उससे नीचे ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ, इन पर्टिकुलर रीजन पे जो मैंने डार्क किया हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर घट गया। घट कहाँ से गया, जो उसकी लोअर लिमिट थी उससे भी नीचे चला गया। बढ़ कहाँ से गया, जो उसकी अपर लिमिट थी उससे भी ऊपर चला गया इन पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, ये वाली कंपोजिशन पर, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग होंगे। यदि वो बढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोज दी पॉजिटिव डेविएशन, तो यानी कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और यदि ये नीचे की तरफ चला गया तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। दे शो द नेगेटिव डेविएशन, दे शोज दी नेगेटिव डेविएशन। तो यदि वेपर प्रेशर बढ़ गए तो मीन्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यदि वो घट गए तो यानी कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डू नॉट ओबे दी रोल्स लॉ। अगर रोल्स लॉ को ओबे करते तो ये एक लीनियर फॉर्मेशन करते, पर लीनियर फॉर्मेशन नहीं, ये कर्व फॉर्मेशन है। तो दोनों की तरफ देखिए, तो जो कर्व इसके बाहर निकल रही है यानी कि वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट फिर से इसको डिस्कस करते हैं अबाउट दी बॉइलिंग पॉइंट। यदि वेपर प्रेशर बढ़ गया इस पर्टिकुलर रीजन पे, यदि वेपर प्रेशर बढ़ गया तो इट मीन्स व्हाट अबाउट दी बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर बढ़ना मतलब बॉइलिंग पॉइंट का घटना, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ इस वजह से रहा है क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घट गया। और यहाँ पर यदि वेपर प्रेशर घट रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों में से सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है, यदि आप उसको मिक्स कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर बढ़ और घट इस वजह से रहा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी बात करेंगे कि डेल्टा एच, यानी कि यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी जो है वो दोनों तरफ से बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में क्या होती है। तो ये हम बात करेंगे, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सेम वे में वॉल्यूम भी बढ़ेगा घटेगा किस किस कंडीशन में, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में। वो घट या बढ़ जाएगा वो हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे। दे विल फॉर्म द एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स की फॉर्मेशन करेंगे। इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पर केसेस है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ या घट रहा है, वो किस वजह से बढ़ या घट रहा है, बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो एक रीजन रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रीजन रहेगा। अभी हम इनके रीजंस को भी स्टडी करेंगे एक एक करके, बट फिलहाल ये डिफरेंस है, डिफरेंस को अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार फ्लैशबैक में सारी चीज़ें कर देता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओबे नहीं करते तो इट मीन्स ये लीनियर फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये या तो पॉजिटिव बनाएंगे या ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। आइदर दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा एच डू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ एंथैल्पी चेंज होगा। अब वो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होगा, कितना होगा, कहाँ पर होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट दी एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स की फॉर्मेशन होती है सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, और वो रोल्स लॉ के उसमें आइडियल सॉल्यूशन पार्ट में वो नहीं होती है। व्हाट अबाउट दी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर चेंज होती है इंटरेक्शन, बट वहाँ पर इंटरेक्शन चेंजेस नहीं होती हैं।
ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेल्टा एच एंड डेल्टा वी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दोनों के ग्राफ प्लॉट किए हैं, जो एक तो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। सो दिस इज शो द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और ये शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है और ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये उसका पीक है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो कर रहा है, और ये उसका मिनिमम पॉइंट है, जो यहाँ पर ये मिनिमम वेपर प्रेशर शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी कि डेल्टा एच और डेल्टा वी के साथ क्या होता है। ठीक है, डेल्टा एच कौन सी पार्ट में इंक्रीज होगी, कौन से पार्ट में डिक्रीज होगी, अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, अभी अब आपने कुछ एक सॉल्यूशंस देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई एक लिक्विड को पानी गिलास के अंदर डाला। ठीक है, इस ग्लास के अंदर यदि मैं इसका लेवल, ये वाला लेवल, एक स्ट्रेट लेवल को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लेवल को कंसीडर करता हूँ, तो मान के चलिए कि ये स्ट्रेट लेवल आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। ठीक है, अगर एक और लिक्विड ले लिया, से बी लिक्विड, ये तो हुआ आइडियल। यहाँ पर जो इसका ये लेवल है, ये स्ट्रेट है। किसी किसी लिक्विड के अंदर आप देखते होंगे कि वो इस तरह की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन करता है, ये वाली। और किसी किसी लिक्विड के अंदर आप देखते होंगे कि वो इस तरह की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो एक तो फॉर्मेशन ये हुई और एक फॉर्मेशन ये हुई। थोड़ा सा यदि हम इसको और इसको और इसको रिलेट करके चलें, सो ये तो हुआ आइडियल सॉल्यूशन जो लीनियर फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है और ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ देखो, वॉल्यूम होना कितना चाहिए था, V होना चाहिए था, बट अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम यहाँ पर ये एडिशन हो गया, यानी कि V डैश हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम अब इतना रह गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, V डबल डैश हो गया। ये पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है और ये नेगेटिव डेविएशन का पार्ट है। तो अब देखिए, वॉल्यूम होना इतना चाहिए था, बट यहाँ पर बढ़ गया, तो क्या डेल्टा V चेंज हुआ, यस चेंज हुआ। ये दोनों के दोनों केसेस किसके हैं, नॉन आइडियल के। तो इट मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। किसमें कितना चेंज हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं, यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यदि नेगेटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दूसरे लेवल पर बात करते हैं यहाँ की। देखिए, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यानी कि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होती है तो डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव डेविएशन होती है तो डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इससे हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच की। डेल्टा एच के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको अच्छे से समझना है कि डेल्टा एच कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उससे पहले आपको एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं, उस ग्राफ को समझिएगा। ये एक जनरल पार्टिकल अरेंजमेंट है, जिसको हम सॉलिड पार्टिकल्स के अरेंजमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द सॉलिड वन। ठीक है, ये जनरल अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम इसको क्या कह रहे हैं, लिक्विड की अरेंजमेंट है। इन दोनों से चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, हाई, और यहां पर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, लेस है, लो है कंपेयर टू दिस। इसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है, इसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल कम है। अब आप एक बात बताइए कि यदि इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज भी तो ज्यादा होगी, और यानी कि जब यदि उनके अंदर इंटरेक्शन कम है
तो यानी कि एनर्जी रिलीज भी क्या है, लेस है। ठीक है, पार्टिकल जितना जोर से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे इतना उसका मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। अब सोचिए कि पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइक दिस दे आर फॉर्मिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से बना रहे, तो इसका मतलब पार्टिकल्स की अट्रैक्शन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन एनर्जी रिलीज भी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स खुद अपने अंदर एनर्जी कंज्यूम करके रख रहे होंगे, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फॉर द पॉजिटिव डेविएशन बोथ विल बी पॉजिटिव, वॉल्यूम एज वेल एज डेल्टा एच, और फॉर द नेगेटिव डेविएशन बोथ विल बी नेगेटिव। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों को अच्छे से समझना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से करना है। पॉइंट है वो है इंटरेक्शन का। अब हमें ये चीज़ समझनी है कि इंटरेक्शन कैसे रोल प्ले करता है और क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ और घट जाता है जब हम सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, बट उससे पहले वो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल स्टेबल रहता है और फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि यदि इंटरेक्शन के बारे में समझना है तो हमें उससे पहले कुछ एक पार्टिकल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने से एक लिक्विड ए ले लिया, दिस इज ए, और ये कौन सा लिक्विड ले लिया, से दिस इज लिक्विड बी। ठीक है, तो जब अगर हम ए लिक्विड को कंसीडर करेंगे तो ए के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो ए और ए ही बॉन्ड होंगे, यहाँ पर तो कोई और है ही नहीं क्योंकि ये प्योर ए है। बी के अंदर बॉन्ड कैसे होंगे, बी और बी बॉन्ड होंगे क्योंकि ये प्योर बी है। ठीक है, पर जब हमने इसको मिक्स कर दिया, व्हेन वी मिक्स इट, तो जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो अब देखिए कि क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन बन गया, नाउ इट फॉर्म द सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बनेगा, नाउ इट इज ए प्लस में बी। अब यहाँ इंट्रैक्शन देखते हैं कि कौन कौन से इंट्रैक्शन है। यहाँ इंट्रैक्शन है ए और ए, जो इसके अंदर इंट्रैक्शन होगी। दूसरी कौन सी इंट्रैक्शन होगी, बी और बी। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो पोजीशन चेंजिंग इंट्रैक्शन है वो क्या है, ए और बी की इंट्रैक्शन। ठीक है, नाउ इफ दिस इंट्रैक्शन, अगर इस इंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इन दोनों इंट्रैक्शन से ज्यादा हुआ, इन दोनों इंट्रैक्शन से ज्यादा हुआ, इंट्रैक्शन बढ़ गया यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि इनका मैग्नीट्यूड, जो अब नई इंट्रैक्शन बनी है, जो न्यू इंट्रैक्शन है, यदि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड से कम हुआ तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन कम है, इंट्रैक्शन कम है तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो समझिए, तो न्यू इंट्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू इंट्रैक्शन से ए और बी, दिस इज द न्यू इंट्रैक्शन। यदि इनकी इंट्रैक्शन, इन दोनों की इंट्रैक्शन से ए और ए की इंट्रैक्शन और बी की इंट्रैक्शन से ज़्यादा हुई, इंट्रैक्शन ज़्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन ए और ए लिक्विड और बी लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इट मीन्स वेपर प्रेशर विल बी लेस। वेपर प्रेशर लेस होंगे, वेपर प्रेशर लेस होंगे तो क्या बनेगी, नेगेटिव डेविएशन। क्या बनेगा, ये नेगेटिव डेविएशन बनेगा। समझ गए, ये इंट्रैक्शन रोल प्ले करता है। दूसरे केसेस के अंदर यदि ये कम हुआ, ये इससे कम हुआ, इंट्रैक्शन इन दोनों से कम हुआ तो कम केसेस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे तो कौन सी शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सो दिस इंट्रैक्शन प्लेज रोल प्ले, ये इंट्रैक्शन ही रोल प्ले करती है यहाँ पे जो न्यू इंट्रैक्शन सेटअप हुई है, ये और ये। हाँ, तीसरी बात, यदि ये इंट्रैक्शन दोनों के इक्वली आ जाए तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि इंट्रैक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं। यही हमने इंट्रैक्शन के केसेस के अंदर लिखा था जब आइडियल सॉल्यूशन किया था कि जब इंट्रैक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंट्रैक्शन, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्लेइंग बॉन्डिंग है, इंट्रैक्शन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Doing the difference between the ideal and non-ideal solution, so let's take it one by one. So एक बहुत ही सिंपल जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, it's obey the
रॉल्स लॉ, ठीक है, ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है, ये डू नॉट ओबे दी रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मैंने बताया था कि यहाँ कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, इट डिपेंड अपॉन दी वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। व्हाट अबाउट द डेल्टा वी, ये क्या रहेगा 0, और यहाँ पर डेल्टा वी विल नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेक्शन। ठीक है, क्या ये एजियोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन नो, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, ये एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करते हैं, ये फिर फॉर्म एजियोट्रॉप्स, ये एजियोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में है इंटरेक्शन का, नो चेंज इन द इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन चेंज करता है, इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, चेंजिंग होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या होगा, इसके जो सिमिलर कंपाउंड्स होंगे वो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे कि एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन। ठीक है, जो सिमिलर है, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दे विल ऑलवेज फॉलो दी रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ के एग्जांपल्स जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। We will discuss about the example of non-ideal solution। तो non-ideal solution का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। सो ये ऐसी एग्जांपल है, यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा सा ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ शो करते हैं। ठीक है, ये पीक वैल्यू बनती है जहाँ पर मैक्सिमम आपको वो नज़र आएंगे वेपर प्रेशर। तो इसके अंदर होता क्या है ऐसा कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि इंट्रैक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं। कौन से इंट्रैक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि मैं प्योर इथेनॉल की बात करूँ तो ये प्योर इथेनॉल है मेरे पास। ठीक है, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। इसके अंदर खास बात ये रहती है कि ये अपने आप मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर रखता है OH और OH के बीच में। ठीक है, और पर एसीटोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हम जैसे ही इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो एसीटोन है वो एसीटोन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में आकर बैठ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये इसके बीच में आकर बैठेगा तो क्या होगा कि ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने से क्या होगा, इंटरेक्शन जितनी पहले थी उससे क्या हो गई, कम हो गई। कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट घटने की वजह से वेपर्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और वो कौन सी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सो यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है फॉर चेंजिंग इन द इंटरेक्शन, वो क्या चेंज कर रहा है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज क्यों आ रहा है, बताया अभी आपको कि अल्कोहल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटल्ड थी, बट जैसे ही हमने उसको एसीटोन के साथ मिक्स किया उसने उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया, घटने के बाद उसके वेपर प्रेशर बढ़ गए। सो ये इसका एग्जाम्पल था। और दी एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले इंटरेक्शन नहीं थी और बाद में इंटरेक्शन बनी। इंटरेक्शन बनने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वेपर प्रेशर घट गए, इस वजह से उसकी क्या आ रही है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है। सो वो देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन कैसे आई। तो ये हमने बात की क्लोरोफॉर्म की। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। यहाँ कोई भी पर्सनली इंटरनल यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर एसीटोन, इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। पर जैसे ही हम इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये Cl
H, ये एसीटोन है और सॉरी क्लोरोफॉर्म है, और जैसे ही हम इसको एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो ये इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इसके साथ सेट हो गई तो हुआ क्या, अब एक ऐसी नई इंटरेक्शन यहाँ क्रिएट हो गई। इंटरेक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएंगे, और ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, इट विल शो दी नेगेटिव डेविएशन। और यदि ग्राफ के तौर पे हमने देखा नेगेटिव डेविएशन मतलब कि इस तरह की शो करेगा, और ये उसका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, so that is the example of negative deviation. और the azeotrophs. azeotrophs को समझने से पहले मैं एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक्स से हम सेपरेट करते हैं अल्कोहल और वाटर को। से दिस इज़ ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, और इसके अंदर हम सेपरेट करना चाह रहे हैं इन दोनों को, मीन्स अलग अलग करना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि अल्कोहल प्योरली मुझे अलग से मिल जाए और वाटर प्योरली मुझे अलग से मिल जाए। सो वी विल फॉलो दिस टेक्निक, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम करेंगे क्या, उस टेक्निक को समझते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हमें बेसिकली क्या चीज़ कंफर्म करनी होती है कि दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का एटलीस्ट 10 डिग्री का फर्क होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78.44 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये तो हम सबको पता ही है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो डिफरेंस है अच्छा खासा, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सेपरेट कैसे करते हैं। हमने इसके अंदर मिक्सचर ले लिया, हम मान के चलते हैं कि जो अल्कोहल और वाटर का यहाँ पर है 20:80 है, यानी कि 20% अल्कोहल है और 80% क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब हमने इसको हीट किया, हमको पता है कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ये वेपर फेज है। ठीक है, इस वेपर फेज के अंदर अल्कोहल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो हम उसका भी रेशो डिसाइड कर लेते हैं, सिर्फ 40:60 बना। नो डाउट वाटर का कंसंट्रेशन जरूर वेपर फेज में ज़्यादा है क्योंकि उसकी मोल फ्रैक्शन नीचे ज़्यादा है, बट एज कंपेयर करें तो उसके वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं अल्कोहल के, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो 40:। अब ये वेपर्स यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर कंडेंस होंगे, ये कंडेंसर लगा रहेगा और कंडेंसर से ड्रॉप वाइज ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये वेपर्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर क्या होगा, 40:60, और हम फिर से इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो फिर से वेपर्स बनेंगे। अब ये वेपर्स के अंदर क्या होगा, अब फिर से वही बात की रेशो फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब ये क्या हो जाएगा, 60:40। 60 क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, और 40 क्या हो गया, वाटर हो गया। अब फिर से हम इसके वेपर्स को इसके अंदर से पास करवाकर यहाँ पर कलेक्ट करवा लेंगे। यहाँ जो कलेक्ट करवाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, 60:40। मैं पहले बता रहा हूँ ये एक जनरल है, इमेजिनेशन है, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, हीट करके फिर से वही बात, ये क्या बनेगा, 80:20 वेपर्स फेज में बनेंगे। ये वेपर्स इधर से इधर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपका 80:20। फिर से इसको हीट करेंगे, और जब अब इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर जो एक बात देखने को मिलती है वो ये बात देखने को मिलती है कि अब जो रेशो, फाइनल रेशो ये जो बनता है इसका, वो बनेगा अराउंड 95.6% और 4.4%, जो ये रेशो बनेगा। ठीक है, सो दिस रेशो इट इज अराउंड 95.4% और 4.6%। यस, सो ये बनेगा। अब जो वेपर्स बनेंगे वो इस परसेंटेज में बनेंगे। ठीक है,
अब फिर से ये कंडेंस होगा और ये यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जब ये आएगा तो दिस विल बी 95.4% और ये क्या होगा 4.6%। ये ट्रू है। अभी तक तो ये हाइपोथेटिकल टर्म्स चल रही थी, बट दिस इज ट्रू। ये होगा जब जिस भी रेशो में करते रहेंगे, फाइनल टर्म्स ये इसकी आ जाएगी। अब हम जब इससे फिर से इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो इसके वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स फिर से इसी रेशो में बनेंगे, दैट इज 95.4%। उसमें क्या रहेगी 95.4% उसमें क्या रहेगा अल्कोहल और 4% क्या रहेगा उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, 4% उसमें क्या रहेगा वाटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हम फिर से इसको कंडेंस कर रहे हैं, फिर से कंडेंस करने का फिर से हीट करेंगे तो फिर से वही रेशो आ जाएगा। क्या अब हम इसको इस रेशो से यानी कि इस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर अब ये इससे सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके वेपर फेज का और कंडेंस फेज का जो रेशो है वो बराबर आ गया। वेपर फेज का यानी कि ये वाला वेपर फेज और कंडेंस फेज का जो रेशियो है यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो बराबर आ गई। इसको हीट कर रहे हैं उसी कंसंट्रेशन पे ये हमें वेपर फेज में मिल रहा है, कंडेंस कर रहे हैं तो उसी कंसंट्रेशन में हमें कंडेंस फेज में मिल रहा है। तो इस मेथड से तो हम इसे अब सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब ये जो मिक्सचर बन गया, ये वाला जो मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड द एजियोट्रोप्स। इसी को ही एजियोट्रोप्स बोलते हैं। देखिए, नाउ इट इज बॉयल लाइक, अब ये कैसे बॉयल हो रहा है, इट इज बॉयल लाइक प्योर लिक्विड। अब ये प्योर लिक्विड की तरह बॉयल हो रहा है। प्योर लिक्विड की तरह बॉयल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है। इस मिक्सचर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट बन गया, यानी कि मिक्सचर और कंडेंस फेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस mixture. That's why it is given the separate name that is called the azeotrophs. From the last experiment, we came to know about the definition of the azeotrophs. That is the non-ideal mixture. ये non-ideal mixtures होते हैं या solutions होते हैं having definite composition in vapor phase and condense phase. As I told you, इनकी जो concentration होती है, concentration in vapor phase equal to concentration in condense phase। ठीक है, इक्वल हो जाती है तो एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स। इनको क्या बोल देते हैं अपन, एजियोट्रोप्स बोल देते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसा कि एक रेंज की बात करते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल के अंदर अल्कोहल और वाटर का रेंज बताया था। सो दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है एग्जैक्टली, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हुआ अल्कोहल का और ये हुआ वाटर का। ठीक है, जब ये एजियोट्रोप्स बनता है यानी कि किस मिक्सचर पर एजियोट्रोप्स बनेगा, जब 95.4% जब अल्कोहल होगा मिक्स विद 4.6% जब वाटर बन जाएगा हो जाएगा उसके अंदर, तो ये एजियोट्रोप्स बन जाएगा। और इस पर्टिकुलर मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा एग्जैक्टली 78 डिग्री सेल्सियस। ऊपर गौर से देखते हैं, ये क्या है 78.4, ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। और जो एजियोट्रोप्स है, एजियोट्रोप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी लोअर लिमिट से भी नीचे है, लोअर लिमिट से भी नीचे है। तो इट मीन्स ये क्या हुए लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये वो एजियोट्रोप्स होते हैं जिनकी लोअर लिमिट से भी नीचे होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या कहलाएंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और यदि इनका बॉइलिंग पॉइंट इसको भी क्रॉस कर गया, यदि इसको क्रॉस कर जाएगा तो वो क्या होंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एग्जांपल ऑफ हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का जो एग्जांपल होगा जैसे HNO3 और H2O। सबसे पहले बात करते हैं कि एजियोट्रोप्स किस परसेंटेज पे बनते हैं। ये यदि 68% हो जाए और ये जब 32% हो जाए तो ये नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर
मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है दैट इज 395.5 केल्विन। ठीक है, इसका HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है मेरे पास 359 केल्विन, और वाटर का हमें पता है दैट इज 373 केल्विन। नाउ सी, ये लोअर लिमिट है और ये हायर लिमिट है, ये है 395, हायर लिमिट से भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। इस अब जो एजियोट्रॉप्स बना है उसका हायर लिमिट यानी कि अपर लिमिट से भी ऊपर है, तो दैट इज कॉल्ड द हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दे विल ऑलवेज शो दी पॉजिटिव डेविएशन, और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एजियोट्रॉप्स।